move discussion. There too are now open for discussion. I now call upon the members whose names have been received for participation in the discussion. हाँ हो गया। डॉक्टर भीम सिंह। माननीय उपसभापति महोदय, यह सदन खान और खनिज विकास एवं विनियम संशोधन विधेयक 2025 पर विचार कर रहा है। सरकार ने जो संशोधन विधेयक लाया है, इस विधेयक का उद्देश्य द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 को संशोधित करने का है। माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, जिसको कि संक्षेप में MMDR एक्ट भी कहा जाता है, इस संशोधन के द्वारा सरकार ने खान के क्षेत्र में बड़ा ही क्रांतिकारी सुधार करने का काम किया है। और यह सुधार कोई पहली बार नहीं हो रहा है, बल्कि जब से हमारी सरकार आई है, जब से माननीय मोदी जी की सरकार आई है, तब से सुधार का कार्यक्रम चलते आ रहा है। इस संशोधन अधिनियम का उद्देश्य क्या है? इस संशोधन अधिनियम का उद्देश्य है जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना। ये क्रिटिकल मिनरल्स क्या है? क्रिटिकल मिनरल्स उसको कहते हैं जो औद्योगिक क्षेत्र के लिए या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी हैं, उनको क्रिटिकल मिनरल्स कहते हैं। तो इस क्रिटिकल मिनरल्स की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यह संशोधन विधेयक लाया जा रहा है। दूसरा उद्देश्य है कि डीप सीटेड मिनरल्स किसको कहते हैं? उसको कहते हैं जो 200 मीटर के नीचे गहराई पर मिनरल हो, उसको कहते हैं। तो डीप सीटेड मिनरल्स को कैसे प्रचुरता में उपलब्ध कराया जाए, इसके लिए इस व्यवस्था इस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया जा रहा है। तीसरा उद्देश्य है इस संशोधन अधिनियम का NMET यानी नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट, इसका क्षेत्र विस्तार करना। इस अधिनियम के माध्यम से हम NMET का क्षेत्र विस्तार कर रहे हैं। महोदय, जब खान विभाग का चर्चा हो, जब कोयला खान से निकलता है, तो हमें बरबस याद आता है UPA सरकार की वो सरकार जो 2004 से 2009 के बीच में चल रही थी। तो कितने घोटाले हो रहे थे। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला UPA सरकार वाले जो यहाँ से चले गए हैं उनके शासन में हुआ था। उस स्कैम को मदर ऑफ ऑल स्कैम्स कहा गया था। और यह कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा, किसी विपक्षी दल ने नहीं कहा, बल्कि कैग ने कहा कि जो कोल घोटाला है वह मदर ऑफ ऑल स्कैम्स है। हमारे सरकार आने के बाद मोदी जी की सरकार ने लगातार इस खान क्षेत्र में सुधार करने का काम किया है। 2015 में ही हमारी सरकार ने, जो पहले मनमाना आवंटन होता था, पहले कोयला खदानों का आवंटन होता था, अलॉटमेंट होता था, उसी अलॉटमेंट में 1,86,000 करोड़ का घोटाला हुआ था। मोदी जी की सरकार ने इसको रोक दिया और नीलामी के माध्यम से कोयला खदानों का व्यवस्था और व्यवस्थापन करने का काम किया। ये 2015 में हुआ। मोदी जी की सरकार ने 2015 में ही जिला खनिज प्रतिष्ठान, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन की स्थापना किया। इसका उद्देश्य क्या था? कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का काम है कि जहां पर कोयला खदान है या किसी प्रकार का खदान है, तो अफेक्टेड एरिया में जनता के बीच में सुधार का काम, जनोपयोगी काम किया जाए। उसके भी स्थापना 2015 में की गई। दूसरा एक संस्था बनाया, राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट की स्थापना, नेशनल मिनरल एक्सप्लोरर ट्रस्ट की स्थापना किया गया। 2015 की मैं बात कर रहा हूं। अब 2021 में आइए। 2021 में आने के बाद मोदी जी की सरकार ने कैप्टिव मिनरल्स और मर्चेंट मिनरल्स के जो भेद थे उनको मिटाने का काम किया। कैप्टिव मिनरल्स महोदय उसको कहते हैं जो खदान उद्योगों के द्वारा लगाया जाता है और अपने उपयोग के लिए
उसमें से मिनरल निकालता है। पहले उनको बेचने का राइट नहीं था। अगर अपने उपयोग से ज्यादा हो जाए कोई भी खनिज पदार्थ तो बेच नहीं सकते थे। मोदी जी की सरकार ने 2021 में ही अलाउ किया कि 50% खनिज वो ओपन मार्केट में बेच सकते हैं उस पर, इसलिए आप व्यय पर रोक लगा। अब मान गए निकाल लिया और रखा हुआ है, क्योंकि बेचने का अधिकार नहीं था तो आप व्यय होता था, उससे पर्यावरण को भी क्षति पहुंचती थी। 2021 में ये सब काम हो गया। 2023 में महोदय क्रिटिकल मिनरल्स के सूची को संशोधित किया। क्रिटिकल मिनरल जैसे तांबा वगैरह है, ये क्रिटिकल मिनरल में आते हैं, तो उनकी सूची को संशोधित करके आज जो सूची है क्रिटिकल मिनरल की वो 30 है। इस 30 का जो संख्या है मोदी जी की सरकार ने लाया है। यह विधेयक उसी सुधार की तरक्की, उसी सुधार की तार्किक परिणति है। वो उसी सुधार के क्रम में यह भी सुधार लाया जा रहा है। महोदय, विधेयक की प्रमुख विशेषताएं तो कई हैं, अनेकों हैं, 10 हैं, 15 हैं, उतना मैं गिनाने का मुझे समय भी नहीं है। तो महोदय, उसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला, राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट यानी नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट, इसका दायरा बढ़ाया जा रहा है और इसको पुनर्नामित भी किया जा रहा है। इसका अब नाम होगा नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन डेवलपमेंट ट्रस्ट, यानी अन्वेषण के साथ साथ विकास पर भी यह ट्रस्ट जो है सो ध्यान देगा। सेकंड हमारा इस विधेयक की विशेषता है कि गहरे में से डीप सीटेड जो खनिज हैं उनका निष्कर्षण में एक्सप्लोरेशन में क्षेत्र की विस्तार की अनुमति देता है। अगर एक मिनरल है वहां पर दूसरा मिनरल पाया जा रहा है तो हम कंटिन्यूअस एरिया का उसको विस्तार कर सकेंगे। जिसको लाइसेंस है कुछ स्थिति में 10% तक विस्तार करेंगे और कुछ स्थिति में 30% तक हम विस्तार कर सकेंगे। तीसरा है ये जो मैंने कहा कि कैप्टिव खदानों को जो 2021 में 50% तक की सीमा को बढ़ाने का दिया गया। महोदय, 2 मिनट, हम बड़ा अनुशासित हैं, कभी भी श्री अयोध्या रेड्डी आला समाप्त हुआ। थैंक यू, धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद। I rise today to श्री speak on अयोध्या रामी रेड्डी आला। Thank you, Honorable Deputy Chairman sir. I rise today to speak on the Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2025. While the bill introduces several important changes, I want to highlight key positives and the concerns that will affect our mining sector. मैं एक निवेदन कर दूं। ये स्थापित परंपराएं हैं संसदीय लोकतंत्र की और हमारे नियमों में प्रावधान है कि पूरा भाषण लिखा हुआ नहीं पढ़ा जाता है। आप कुछ कोट कर सकते हैं, कुछ पॉइंट्स देख सकते हैं, पूरा लिखा हुआ भाषण लाकर पढ़ना ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। आप आज मैं आपको अलाउ कर रहा हूं। Right, आगे sir. सर, there are some positives in this bill. One of the most important positive point is easier expansion for deep-seated minerals. Sir, this amendment holds mining leases for minerals found more than 200 meters deep will be allowed a one-time expansion of their lease area by up to 10%. Composite license holders also can expand up to 30%. This change will help companies mine contiguous zones that were previously uneconomical to exploit separately. By enabling access to these adjacent areas, companies can better utilize their mineral deposits, reduce their costs, and increase overall production. This expansion will increase domestic mineral production, promote better resource utilization, and help generate greater revenues and employment for the mining sector. So the second one is the critical charges exemption for critical and strategic materials. This bill
waives additional charges for including extractable critical and strategic minerals in the mining leases. This exemption is also very, it lowers again the financial barriers for the companies. Also, it is vital for defense, technology and clean energy sectors. The reduction of costs, this bill encourages more exploration and production of essential minerals. These minerals are very essential for India's self-resilience goals and also reducing dependence on imports. Sir, this helps in building a stable and secure supply chain for key minerals, supporting strategic national interests and boosting country's industrial and technological development. The third point is removal of sales capping and promotion of mineral exchanges. So this amendment also removes the 50% cap that is there today on sale of minerals produced by the captive mines, allowing